हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बीपीएससी 143 यानी कि भारत में राज्य राजनीति के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये मेरा आपका जो बीपीएससी 143 है उसका पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी बनाया था, तो अगर आप सभी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जो है पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला आपका जो आज का क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि जब हम भारत में राज्य की राजनीति का अध्ययन करते हैं तो उसके विभिन्न दृष्टिकोण कौन कौन से होते हैं। यानी कि जब हम राज्य की राजनीति का अध्ययन करते हैं तो कौन कौन से अलग अलग दृष्टिकोणों के द्वारा हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला है वह क्या है, आपका संवैधानिक दृष्टिकोण है। तो इस दृष्टिकोण में राज्य की राजनीति का अध्ययन भारतीय संविधान के तहत किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? भारतीय संविधान के तहत किया जाता है। यह समझने की कोशिश करता है कि संविधान राज्य की शक्तियों और कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका वो क्या है कि जो संविधान है वह राज्य की शक्तियों और कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के जो कार्य होते हैं वो सभी कार्य हमें संविधान में देखने के लिए मिलते हैं। अब इसका उदाहरण है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव, संसद का गठन और राज्यसभा व लोकसभा के अधिकारों का निर्धारण संविधान द्वारा किया जाता है। तो धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है जो किसी राज्य सरकार के असमर्थ होने पर केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है। तो यहाँ पर जब कोई राज्य सरकार असमर्थ हो जाती है तो वहां पर धारा 356 के तहत क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो ये संवैधानिक दृष्टिकोण है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस चीज की स्टडी करेंगे कि जो संविधान है वो कैसे राज्य को शक्तियां प्रोवाइड करता है और कैसे जो राज्य है उसके कार्यों को हमारा संविधान नियंत्रित करता है। फिर दूसरा दृष्टिकोण क्या होता है, हमारा संस्थागत दृष्टिकोण होता है। तो यहाँ पर ये जो आपका दृष्टिकोण है स्टूडेंट्स, इसमें राज्य की राजनीति का अध्ययन उसकी प्रमुख संस्थाओं जैसे कि संसद, न्यायपालिका और सरकार के माध्यम से किया जाता है। तो हमें यहाँ पर जो विभिन्न जो आपकी संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। तो जो संस्थागत दृष्टिकोण है उसमें हम प्रमुख संस्थाएं जैसे कि संसद, न्यायपालिका, सरकार के माध्यम से अध्ययन करते हैं। इसका उद्देश्य यह समझना है कि ये संस्थाएं कैसे काम करती हैं और इनके बीच जो है शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है। तो अगर हम बात करें 2016 में नोटबंदी का जो निर्णय था, संसद में बहस और मतदान के माध्यम से लिया गया था। तो यह निर्णय देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा असर डालने वाला था और संसद के संस्थागत निर्णय को दर्शाता है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगते हैं, संसद के संस्थागत निर्णय हमें पता लगते हैं। उसके बाद है आपका लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है, यानी कि डेमोक्रेटिक जो अप्रोच होती है आपकी। तो यहाँ पर हम लोकतंत्र के सिद्धांतों के आधार पर स्टडी करते हैं। किसके आधार पर स्टडी करते हैं? लोकतंत्र के सिद्धांतों के आधार पर हम इसमें राजनीति का अध्ययन करते हैं। इसमें चुनाव, राजनीति दलों और जनता की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है? पहली चीज जो है इसमें महत्वपूर्ण होते हैं आपके चुनाव, और दूसरा क्या होता है, आपके राजनीतिक जो दल हैं वो इसके अंदर महत्वपूर्ण होते हैं और जनता की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होती है। तो 2019 में या अभी जो आपके जो लेटेस्ट जो आपके चुनाव हुए हैं वो इसका एक उदाहरण हो सकते हैं। फिर आपका होता है सामाजिक दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण में राज्य की राजनीति को समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों और धर्मों के संदर्भ में समझा जाता है। तो यहाँ पर जो राजनीति है उसको समझने का जो संदर्भ है वह हमारे क्या रहते हैं, समाज के जो विभिन्न वर्ग होते हैं, समाज की जो विभिन्न जातियां होती हैं और जो धर्म होते हैं वो सारे के सारे हमारे विषय रहते हैं। तो इसमें यह देखा जाता है कि समाज में असमानताएं और संघर्ष राज्य की राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। उदाहरण है आपका मंडल कमीशन 1990 की जो सिफारिशें हैं जिसमें ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। तो ये जो निर्णय है ये कैसा है, ये जो निर्णय है ये सामाजिक असमानता जो है उसको कम करने के लिए लिया गया था और समाज में जातिवाद से जुड़ा हुआ निर्णय है। तो ये सामाजिक दृष्टिकोण है कि जो सामाजिक दृष्टिकोण में ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं। फिर वर्ग संघर्ष दृष्टिकोण होता है। तो इस दृष्टिकोण में राज्य की राजनीति का अध्ययन समाज के विभिन्न वर्गों जैसे कि श्रमिक, मालिक के संघर्ष के रूप में किया जाता है। इसका मानना है कि राज्य का उद्देश्य शासक वर्ग के हितों की रक्षा करना होता है। तो यहाँ पर ये जो दृष्टिकोण है क्या कहता है कि जो राज्य है, राज्य का उद्देश्य क्या है,
जो भी शासक वर्ग है उसके हितों की वो रक्षा करेगा। किसान आंदोलन जो होती हैं वो एक वर्ग संघर्ष के रूप में हम उन्हें देख सकते हैं, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों का विरोध किया। इस आंदोलन ने यह दिखाया है कि किसानों और सरकार के बीच एक स्पष्ट वर्ग संघर्ष है। तो ये होता है आपका वर्ग संघर्ष दृष्टिकोण। एक होता है आपका राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण बच्चों, जिसमें आप लोग मनरेगा जो आपकी महात्मा गांधी वाली जो रोजगार गारंटी जो अधिनियम है, तो इस दृष्टिकोण में राजनीति और समाज की जो आर्थिक संरचना होती है उनके बीच एक रिश्ता है वो हमें समझना पड़ता है। तो किस प्रकार से जो राजनीति होती है वो समाज के अंदर जो भी आर्थिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए काम करती है। तो मनरेगा योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करती है, इसका उद्देश्य गरीब वर्ग को आर्थिक सहायता देना है। यह योजना राज्य की आर्थिक नीति और समाज के कमजोर वर्गों को सहायता देने का उदाहरण है। तो समाज के जो भी कमजोर वर्ग हैं उन्हें सहायता मिलती है इस योजना से। तो यहाँ पर ये राजनीति और जो आपकी आर्थिक समस्या है उन दोनों का एक प्रकार से हमें कंट्रीब्यूशन, एक प्रकार से एक रिश्ता हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। फिर होता है आपका सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण में राज्य की राजनीति का अध्ययन समाज की सांस्कृतिक मान्यताओं, परंपराओं और धर्मों के आधार पर किया जाता है। तो जैसे राम मंदिर विवाद है, धार्मिक पहचान के जो मुद्दे हैं, तो इन सब जब हम मुद्दों की स्टडी करते हैं तो ये हमारा सांस्कृतिक दृष्टिकोण होता है। और एक होता है विवेचनात्मक दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण में राजनीति को आदर्श और नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। जैसे कि इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका राइट टू इंफॉर्मेशन कानून का उदाहरण लिया जा सकता है, जो नागरिकों की सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही की शक्ति देता है। तो ये आपका नॉर्मेटिव अप्रोच यानी कि विवेचनात्मक दृष्टिकोण है। तो ये विभिन्न प्रकार के आपके दृष्टिकोण हैं, आपको इनमें से जितने याद हो जाएं आप उतने लिख सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। तो आपका संवैधानिक दृष्टिकोण है, संस्थागत दृष्टिकोण और क्या है आपका लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, समाज, ये आपके इंपॉर्टेंट है। फिर जो मैंने लास्ट में 3-4 बताए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको कोई भी आप एनी 5 भी कर सकते हो। एनी 5 को विद एग्जाम्पल्स अगर आप अच्छे से समझा सकते हो तो याद कर सकते हैं। फिर अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान में उल्लेखित केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की व्यवस्था का परीक्षण कीजिए। अब हम क्या देखते हैं कि संविधान में केंद्र जो होता है और जो राज्य होता है उनके बीच में शक्ति विभाजन हमें देखने के लिए मिलता है। क्योंकि जो आपको पता होगा कि जो हमारे यहाँ पर है फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब ही यही होता है कि जो पावर होती है उस वो डिवाइड हो रखी होती है, पावर का डिवीजन रहता है। कैसे, किस किस के बीच में, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा होता है पावर आपके स्टेट गवर्नमेंट में होती है। तो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो फेडरल है, लेकिन हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो उसका झुकाव है वो सेंटर की तरफ ज्यादा है। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर संघीय ढांचे और शक्तियों के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति विभाजन की पूरी व्यवस्था है उसमें सबसे पहली चीज आपकी क्या है, सबसे पहली चीज है बच्चों आपका संघीय ढांचा और आपका शक्तियों का विभाजन। तो हमें पता है कि हमारी 3 लिस्ट होती हैं, जो भी हमारे मुद्दे हैं, हमारे देश के जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं वो सारे मुद्दे हमारे इन 3 सूचियों में विभाजित रहते हैं। ये जो 3 सूचियां होती हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो यूनियन लिस्ट है उस पर कानून हमारी केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सूची पर हमारे जो राज्य हैं वो कानून बना सकते हैं, और संयुक्त सूची में राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। लेकिन अगर इन दोनों में संयुक्त सूची के किसी भी विषय पर अगर विवाद हो जाता है तो जो है केंद्र का कानून जो है वो माननीय होगा। तो भारतीय संविधान में संघीय ढांचा स्थापित किया गया है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिकारों का बंटवारा किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों का हमें स्पष्ट विवरण मिलता है कि केंद्र और जो आपके राज्य हैं उनके क्या क्या उनके कर्तव्य हैं और क्या क्या उनके अधिकार हैं, इन सब के बारे में हमें इन सूचियों में मिल जाता है। ये जो हमारी 3 प्रमुख सूची हैं, तो संघ सूची पर वो विषय हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है और उसके अंदर ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर हमें पूरे देश में समान व्यवस्था चाहिए, ठीक है, एक जैसी व्यवस्था चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपका रक्षा का मामला आ जाता है, विदेशी मामले आ जाते हैं, मुद्रा की नीति आ जाती है। क्योंकि अब एक बात बताओ, अगर इंडिया के किसी स्टेट में कोई दूसरी मुद्रा चलती है, फिर दूसरे स्टेट में गए वहां दूसरी मुद्रा चलती है, तीसरे में गए वहां दूसरी मुद्रा चलती है, तो ऐसे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो जो आपकी संघ सूची होती है इसमें ऐसे मुद्दे होते हैं जो जिन मुद्दों पर हमें पूरे के पूरे देश में समान व्यवस्था चाहिए, और राज्य सूची में वो विषय होते हैं जो जिनकी आवश्यकता राज्य के अनुसार बदलती रहती है। अब किसी राज्य में स्वास्थ्य में किसी और नीति की आवश्यकता है, दूसरे में किसी और नीति की आवश्यकता है। तो पुलिस, स्वास्थ्य और कृषि जैसे जो मुद्दे हैं वो राज्य सूची में आते हैं, और संयुक्त सूची में आता है शिक्षा, अपराध और आपराधिक प्रक्रिया, ये क्योंकि इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं।
फिर आपको केंद्र की भूमिका के बारे में बताना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो केंद्र सरकार होती है, हम क्या देखते हैं कि भारत के अंदर केंद्र की तरफ थोड़ा सा झुकाव हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो संविधान में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई हैं ताकि पूरे देश में एकता और अखंडता बनी रहे। यदि किसी राज्य में शासन की स्थिति असामान्य हो और राज्य सरकार असमर्थ हो तो केंद्र को अधिकार है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन वो लागू कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति शासन ना विभिन्न स्थितियों में देखो लागू होता है। तो राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या है? सपोज मान लो कि कोई एक स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल अगर महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है, तो वहां पर अगर मान लो कि हमें ये लग रहा है कि केंद्र सरकार को ये लगने लग गया कि महाराष्ट्र की जो राज्य सरकार है वो महाराष्ट्र में शासन सही से नहीं चला रही है या शासन जो है वह संविधान के अनुरूप नहीं चला रही है, तो केंद्र सरकार वहां पर क्या लगा देगी? राष्ट्रपति शासन लगा देगी और वहां की जो सरकार है उसकी सारी जो शक्तियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो ये होता है आपका राष्ट्रपति शासन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है बच्चों कि राष्ट्रपति शासन जो होता है ना, ये केंद्र और राज्य के बीच हमेशा तनाव का मुद्दा भी रहता है। अब आपको पता होगा कि हर एक जो हमारा राज्य होता है वहां पर होते हैं गवर्नर। जो गवर्नर होता है वह एक प्रकार से क्या रहता है कि वो केंद्र का होता है, ठीक है, वो केंद्र सरकार की तरफ से आता है। तो गवर्नर जो है उसका भी रोल विवादास्पद रहता है। गवर्नर का रोल क्यों विवादास्पद रहता है? अब मान लो कि केंद्र में बीजेपी है और महाराष्ट्र में मान लो कोई दूसरी पार्टी है, मान लो वहां पर आम आदमी पार्टी है, तो क्या होगा कि वहां पे जो गवर्नर होगा वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है उसको पसंद नहीं करेगी, क्योंकि जो गवर्नर होगा वो केंद्र की बीजेपी से रिलेट करता होगा, इस वजह से। तो ये विवादास्पद मुद्दा रहता है। तो संविधान में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई हैं ताकि पूरे देश में क्या रहे? एकता रहे और अखंडता रहे। तो धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, जो केंद्र सरकार को राज्य सरकार के कार्यों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। लेकिन राष्ट्रपति को जो है सजेशन कौन देता है? इसका सजेशन कौन देता है? आपके गवर्नर ही देते हैं, ठीक है, गवर्नर सजेशन देते हैं, तब राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू होता है। राष्ट्रीय शासन के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जम्मू कश्मीर का भी है 2018 का। अब यहाँ पर आता है राज्यों की स्वायत्ता। तो राज्य सरकार को अपनी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को स्थापित करने का अधिकार है। राज्यों को अपने क्षेत्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का भी अधिकार है, बशर्ते वे संविधान का पालन करें। तो यहाँ पर मेन चीज क्या हो जाती है? संविधान का पालन करना यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो भी हमारी राज्य सरकार होती है वो क्या करती है? उसको अपने जो है निर्णय लेने का अधिकार है, पर उसको संविधान का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि राज्य सरकारें हैं वो अपनी शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, स्थानीय प्रशासन जैसे जो मामले हैं, इन सभी मामलों में स्वतंत्र रूप से वो निर्णय ले सकती हैं। उदाहरण के लिए केरल ने अपने राज्य में स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दी और राज्य स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था को बढ़ाया था केरल ने। उसके बाद है संविधान में कभी कभी केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां भी दी जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि हमारे संविधान में भी थोड़ा सा ऐसा प्रावधान किया हुआ है कि केंद्र की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है। तो खासकर जब राष्ट्रीय सुरक्षा या पूरे देश के हितों की बात आती है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? केंद्रीकरण कहते हैं, यानी केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां आ जाना। तो हालांकि राज्यों को अपने मामलों में स्वायत्तता देने के उद्देश्य से संविधान में विभिन्न प्रावधान है। केंद्रीय सरकार को कुछ मामलों में विशेष शक्तियां दी गई हैं, जैसे संविधान में बदलाव के मामलों में धारा 368, लेकिन राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होती है। तो ये आपका है बैंक्रप्सी कोड है कुछ आईबीसी 2016 के तहत यह कानून केंद्र द्वारा लागू किया गया था, जो कि राज्यों के व्यापार और उद्योग के मामलों को प्रभावित करता था। तो ये जो आईबीसी 2016 में लागू हुआ था, ये किस चीज को प्रभावित कर रहा था? व्यापार को प्रभावित कर रहा था राज्यों के, और राज्यों में जो उद्योग के मामले हैं उन्हें प्रभावित कर रहा था। तो और यह राज्यों की नीति से ऊपर होता है, जो कि यह राज्यों की नीति से ऊपर होता है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कुछ ना मैटर जो है वो स्किप हो गया है, तो इस वजह से ये मीनिंगफुल नहीं बन रहा। ये यहाँ पे हमारा सेंटेंस थोड़ा सा मीनिंगलेस हो गया है, तो इस एग्जाम्पल को अभी के लिए हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे, कोई नीड नहीं है इसकी हमें। उसके बाद हमें संहिता और संविधान में हमें बदलाव करने हैं। तो संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे को बदलने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या चीज आ रही है हमारे सामने कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में अगर शक्तियों के बंटवारे को बदलना है तो संविधान में क्या किया जा सकता है? संशोधन कर सकते हैं। हालांकि कोई भी संशोधन राज्यसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। इसका मतलब है कि राज्य को इस बदलाव की प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार होता है। तो केंद्र अपने आप से नहीं कर सकता,
राज्य की भी उसमें हमें भागीदारी देखने के लिए मिलती है। 73वें और 74वें संशोधन से आप लोग वाकिफ होंगे, क्योंकि 73वां और 74वां संशोधन जो है वह राज्यों को स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज, तो गांवों के अंदर जो है पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, और शहरों के अंदर जो आपकी नगर पालिका नगर निगम होते हैं उनसे जुड़ा हुआ संशोधन है, जिसने कि राज्यों के अधिकारों को विस्तार से, एक उदाहरण है कि राज्यों के अधिकारों को उसमें अच्छे से विस्तार किया गया है। फिर संहिता का संकट और विशेष प्रावधान, तो भारतीय संघीय ढांचों में कुछ ऐसे विशेष प्रावधान भी हैं जो कुछ राज्यों को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले जम्मू कश्मीर को भी विशेष अधिकार था अनुच्छेद 370 के तहत, और वहीं हम कुछ नॉर्थ ईस्ट, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो आपके स्टेट्स हैं वहां पर भी कुछ विशेष अधिकार जो है दिए गए हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो केंद्र है, जो संविधान है, वो राज्यों को कुछ विशेष अधिकार भी देता है। तो ये सारे के सारे बच्चों आपके पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताने हैं। क्वेश्चन आपका क्या था कि केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन की जो पूरी व्यवस्था है उसके बारे में आपको बताना था। तो आपने पहले क्या बताया, संघीय ढांचे के बारे में और शक्तियों के विभाजन के बारे में आपने बताया कि कैसे जो 3 सूचियों में शक्तियां विभाजित हो रखी हैं। फिर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन और जो गवर्नर का रोल है उसको आपको हाईलाइट करना है। फिर बताना है कि किन किन मुद्दों पर जो राज्य हैं उन्हें पूरी स्वायत्ता दे रखी है। फिर बताना है केंद्रीकरण से संतुलन कैसे बनाया जाता है। देन आपको बताना है संविधान में बदलाव करने से रिलेटेड कि संविधान में क्या बदलाव केवल केंद्र ही कर सकता है, राज्यों का कोई रोल नहीं होता उसके अंदर। 73वां 74वां संशोधन का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, और आपको कुछ विशेष प्रावधान भी बताने हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर वाला तो अब ये पुराना हो गया है, तो आप लोग चाहो तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हो, तो वो आप लोगों को जरूर उसको रीड करना है और समझना है कि कौन कौन से जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। उनके बारे में आप लोग चाहें तो कमेंट करके ही बता सकते हैं ताकि दूसरे बच्चों को भी पता लग जाए। ओके, देन अब हमें निष्कर्ष में क्या लिखना है कि भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक स्पष्ट प्रणाली बनाई है। तो संविधान में हमें क्या देखने के लिए मिलती है, एकदम प्रॉपर स्पष्ट प्रणाली हमें देखने के लिए मिलती है, बिना किसी कंफ्यूजन के शक्तियों का संतुलन बना हुआ है। तो संघीय ढांचे में केंद्र को कुछ मामलों में अधिक शक्तियां दी गई हैं। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ मामलों में केंद्र के पास शक्तियां थोड़ी सी राज्य से क्या है, अधिक होती हैं, जबकि राज्य सरकारों को उनके क्षेत्रीय मामलों में स्वायत्ता भी दी गई है। तो जो राज्य सरकार होती है उसके जो भी क्षेत्रीय मामले हैं उसके अंदर वो अपने आप से निर्णय ले सकती है। तो यह प्रणाली समय समय पर केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और संघर्ष को प्रभावित करती है, लेकिन संविधान ने इसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी किए हैं। तो संविधान ने क्या किए हैं, सुरक्षा उपाय भी किए हैं ताकि राज्यों की स्वायत्ता भी बनी रहे और केंद्रीकरण का जो खतरा है वो समाप्त हो जाए, और जो हमारे संविधान का जो संघीय ढांचा है वो मेंटेन रहे, फेडरल स्ट्रक्चर हमेशा मेंटेन रहे, शक्तियों का विभाजन रहे, किसी प्रकार की कोई झगड़े लड़ाइयां ना हो। अब यहाँ पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है मार्क्सवाद के ऊपर और अशोक मेहता समिति के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले हम लोग मार्क्सवाद को समझ लेते हैं। तो आपको जो है मार्क्सवाद को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कार्ल मार्क्स को। तो जो मार्क्सवाद जो आइडियोलॉजी है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। अब यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स है वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो समाज है वहां पर दो क्लासेस होती हैं, दो वर्ग होते हैं। एक तो होता है आपका बुर्जुआ वर्ग, ठीक है, बुर्जुआ, एक क्या होता है आपका बुर्जुआ वर्ग होता है, और एक क्या होता है आपका प्रोलेटेरिएट, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्रमिक वर्ग। हाँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रमिक वर्ग कहते हैं। तो बुर्जुआ वर्ग को हम लोग पूंजीपति वर्ग भी कह सकते हैं। पूंजीपति नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि पूंजीपति का मतलब है क्या। तो एक तो आपका ये वर्ग हो गया है, और दूसरा कौन सा है आपका, मजदूर वाला जो वर्ग है, जो मजदूर हैं, जो काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें प्रॉपर वाले आपके मजदूर आ गए, इसमें आपके कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज भी आ सकते हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज। कॉर्पोरेट की स्पेलिंग गलत हो गई है, उसको इग्नोर कर देना, तुम लोगों को आती होगी तो, ठीक है। अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो दोनों क्लासेस हैं, ये भी एक क्लास 1 है और ये भी एक क्लास है, ये क्लास 2 है। तो दोनों क्लासेस के बीच में क्या होता है, क्लास स्ट्रगल देखने के लिए हमें मिलता है। क्लास स्ट्रगल किस चीज का, कि जो मजदूर वर्ग है वो बुर्जुआ वर्ग से अपना क्या करवा रहा है, शोषण, शोषण वो करवा रहा है, और मजदूर वर्ग जो है वो क्या फील कर रहा है, एलियनेटेड फील कर रहा है। एलियनेटेड का मतलब क्या है अब यहाँ पर,
यानी कि मान लो कि कोई भी कंपनी है और वो बनाती है सोप्स, तो यहाँ पर जो भी लोग काम करेंगे वो सोप से एलिनेटेड रहेंगे, क्योंकि सोप उनका प्रोडक्ट नहीं है, तो वो उसमें कुछ भी न्यू जो इन्वेंशन है, कुछ भी नया करने के बारे में नहीं सोचेंगे। वो बस आएंगे, अपना काम करेंगे और चले जाएंगे, और उनके साथ जो उनके फेलो वर्कर्स होंगे उनके साथ भी किसी भी प्रकार का वो इंटरेक्शन भी नहीं रखेंगे। तो ये होता है कि जो ये कहते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है वो क्या कर रहा है, पूरी तरीके से शोषण कर रहा है इस मजदूर वर्ग का। तो ये मार्क्सवादी आइडियोलॉजी कहती है। और जो है मार्क्सवाद कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मजदूर वर्ग जो है वो पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकेगा। ठीक है, उखाड़ फेंकेगा। अब यहाँ पर हम इसको रीड करते हैं। तो मार्क्सवाद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है। पहली चीज क्या है, ये एक प्रकार का सिद्धांत है जिसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का मैं नाम बताना भूल गई थी, ये दोनों नाम आपको बताने हैं। यह सिद्धांत समाज के वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद के खिलाफ और समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था की ओर एक परिवर्तन को लेकर विचार करता है। अब यहाँ पर बच्चों आपको पूंजीवाद समझना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पूंजीवाद का मतलब होता है जो भी आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, या फिर आपका जो प्राइस है कमोडिटीज का, चीजों का जो प्राइस होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटीज, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सब, इन सब चीजों का जो ओनर है, ओनर कह सकते हो आप, या इन चीजों का जो निर्धारण है वो कौन करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं, यानी प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो करती हैं। ये होता है आपका क्या, पूंजीवाद, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हो, कैपिटलिज्म कहते हो। तो आपको हमेशा के लिए याद कर लेना, क्योंकि बार बार ये वर्ड्स देखो अलग अलग पेपर में कहीं ना कहीं दिख जाता है हमें। तो कैपिटलिज्म का मतलब सिर्फ यही होता है। और पूंजीवाद में हम क्या देखते हैं कि पूंजीवाद में समाज की जो भलाई होती है, समाज की भलाई के बारे में वो नहीं सोचते, और उनका जो एम रहता है, उनका जो मेन एम रहता है वो क्या रहता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो ये है आपका पूरा, अच्छे प्रकार से मैंने आपको बता दिया, ये क्या है आपका कैपिटलिज्म, यानी कि आपका पूंजीवाद है। तो अब जो मार्क्सवादी है ना, वो क्या कह रहे हैं कि हमें ये पूंजीवाद पसंद नहीं है, और इस पूंजीवाद को क्या करना चाहते हैं, वो खत्म करना चाहते हैं। और किस चीज को लेकर आना चाहते हैं, अब यही तो इम्पोर्टेंट है कि वो लाना फिर क्या चाहते हैं। अगर पूंजीवाद नहीं, अच्छा नहीं है, तो क्या होना चाहिए फिर पूंजीवाद की जगह, तो वो कहते हैं होना चाहिए आपका सोशलिज्म, यानी कि आपका समाजवाद। तो सोशलिज्म क्या है, अब सोशलिज्म यानी कि आपका समाजवाद का मतलब ये होता है कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनका जो ओनर है, इनकी ओनर कौन होगी, हमारी गवर्नमेंट होगी, हमारी सरकार होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं, या जो किसी भी देश में जहाँ पे भी, तो गवर्नमेंट होती है। अब यहाँ पर प्रॉफिट नहीं, बल्कि जो लोगों का वेलफेयर है वो इम्पोर्टेंट रहता है, इक्वालिटी लेकर आना इंपॉर्टेंट रहता है, समाज में बराबरी हो, अमीर गरीब का जो है भेद मिट जाए, तो ये सोशलिज्म होता है। सो मार्क्सवाद भी यही कहते हैं कि वो पूंजीवाद के तो खिलाफ हैं, और समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था की ओर वो परिवर्तन को लेकर आना चाहते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो भी असमानताएं हैं वो समाप्त हो जाएं और समाज में क्या आ जाए, समानता आ जाए। तो मार्क्स के अनुसार समाज के दो मुख्य वर्ग होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एक पूंजीपति वर्ग और एक आपका श्रमिक वर्ग होता है। पूंजीपति वर्ग हमेशा श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स का मानना है कि ये जो वर्ग संघर्ष है अंततः एक समाजवादी क्रांति का कारण बनेगा। तो एक ना एक दिन क्रांति करेंगे ये लोग, और पूंजीपति वर्ग का जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा, और उत्पादन के जो साधन है वो श्रमिकों के नियंत्रण में होंगे। तो अब मैंने आपको क्या बताया, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के साधन। तो जो भी फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जब क्रांति होगी तो वो किसके नियंत्रण में हो जाएंगे, श्रमिकों के नियंत्रण में हो जाएंगे। तो मार्क्सवाद ने आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की, और यह भविष्यवाणी की कि समाज साम्यवाद की ओर बढ़ेगा, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार, संपत्ति की समानता मिलेगी। ठीक है, तो भारत में भी मार्क्सवाद ने प्रभाव डाला, खासकर साम्यवादी मार्क्सवादी समाजवाद की विचारधारा से। हमारे जो दल हैं वो, आपको पता है कि भारत में एक समाजवादी पार्टी भी इसी वजह से बनी हुई है, समाजवादी आपको पार्टी देखने को मिलेगी। और सोशलिस्टिक आइडियोलॉजीज के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे संविधान में बहुत कुछ, संविधान की प्रस्तावना में भी दिखता है। अब है आपका अगला जो टॉपिक है वो है आपको अशोक मेहता समिति पर शॉर्ट नोट लिखना है कि ये समिति क्या है और यह जो है बनाई क्यों गई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति थी, जिसे भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए नियुक्त किया गया था। समिति का नेतृत्व अशोक मेहता ने किया था,
और इसका उद्देश्य था भारत में पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाना। तो भारत के अंदर पंचायती राज से जुड़ी हुई थी ये समिति। इसका मेन मकसद ये था कि भारत में जो भी पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो सशक्त हो जाएं। समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने, 2 स्तरों पर पंचायतें बनाने जैसे कि ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, और राज्य चुनाव आयोग का गठन करने की सिफारिश की गई थी। तो इसने क्या क्या बोला कि एक तो पंचायत होनी चाहिए और राज्य चुनाव आयोग भी होना चाहिए जो कि राज्य में पंचायत के चुनाव वगैरह को देखेगा। तो समिति ने यह भी कहा कि पंचायतों को आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए ताकि वे अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके। तो पंचायतों के पास क्या होने चाहिए? आर्थिक अधिकार, यानी कि उनके पास खुद के पैसे होंगे तभी तो वो निर्णय ले पाएंगे। तो समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को लोकतांत्रिक स्वायत्ता और प्रभावी बनाने के लिए इसे केंद्र और राज्य से अधिक शक्ति देने का भी सुझाव दिया। इसने क्या बोला कि पंचायतों को केंद्र और राज्य से भी ज्यादा शक्तियां मिलनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप 73वां संविधान संशोधन, जिसे पंचायतों को संविधान में एक विशेष स्थान मिला और उनकी स्वायत्ता को बढ़ावा मिला। इस समिति ने भारतीय लोकतंत्र में स्थानीय शासन को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड है स्थानीय शासन से। सो आई होप कि आपको दोनों चीजें समझ में आई होंगी। मार्क्सवाद आपको समझ में आ गया होगा और आपको अशोक मेहता समिति भी। अब हमारा अगला है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को हाल के रुझानों पर। अभी रिसेंटली जो केंद्र और राज्य के संबंध है उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों में हाल के रुझान भारतीय संघीय ढांचे के एक महत्वपूर्ण भाग हैं। भारत में वित्तीय संबंधों का निर्धारण संविधान की सूची जो 7वीं अनुसूची है और वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें याद करनी है। क्या क्या? एक तो आपकी 7वीं अनुसूची आपको ध्यान में रखना है और एक आपको क्या ध्यान में रखना है? वित्त आयोग आपको ध्यान में रखना है। समय समय पर केंद्र और राज्यों के बीच इन संबंधों में बदलाव होते रहे हैं, खासकर आर्थिक नीतियों और आवश्यकताओं के अनुसार। जैसे कि अभी जीएसटी का मुद्दा है, तो वर्तमान वित्तीय संबंधों में सबसे बड़ा जो बदलाव है वह जीएसटी का लागू होना ही है। 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था। पहले राज्यों के पास अलग अलग प्रकार के कर जैसे कि वैट वगैरह ये सब वो लगाते थे जो कि व्यापार में बाधा उत्पन्न करते थे। फिर जीएसटी के बाद से राज्यों और केंद्र के बीच कर का बंटवारा जो है सरल हो गया। तो जीएसटी की वजह से क्या सरल हो गया? कर का जो बंटवारा है वह राज्य और केंद्र के बीच में सरल हो गया और यह एकल कर प्रणाली पर आधारित है। इसके तहत केंद्र और राज्य दोनों को एक समान हिस्से के रूप में कर की प्राप्ति होती है। तो केंद्र जो है और जो राज्य हैं अब उनको एक जैसा समान कर मिलता है। पहले जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी जो है उनकी सॉल्व हो गई बिकॉज ऑफ जीएसटी। ठीक है। उसके बाद वित्तीय आयोग की सिफारिशें और धन का वितरण। तो हर 5 साल में भारत सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित धन के वितरण की नीति को अपनाती है। तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 2020 से 25 तक लागू हुई है, जिनके तहत राज्यों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में क्या करे गए हैं? कुछ बदलाव किए गए हैं। तो वित्त आयोग ने राज्य के पुनर्विकास और आधारभूत ढांचे के लिए अधिक धन देने का प्रस्ताव किया है। तो क्या कहा है कि राज्य को अब से क्या मिलेगा? अधिक धन मिलेगा। ये प्रस्ताव उसने दिया है। उसने राज्यों को बाजार आधारित उधारी में भी भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। फिर राज्यों के लिए अधिक स्वायत्ता और संसाधनों का वितरण। तो हाल के वर्षों में राज्यों को अपने वित्तीय निर्णयों में अधिक स्वायत्ता भी मिली है, यानी कि थोड़ा सा मतलब जो राज्य हैं उन्हें क्या आजादी मिल गई है, वो वित्तीय निर्णय जो है अपने स्वयं अब वो ले सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त केंद्र ने राज्यों को विशेष वित्तीय पैकेज दिए हैं, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान, ताकि वे अपने राज्य के आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यों को सुचारू रूप से चला सकें। तो कोविड-19 के दौरान हमने क्या देखा था? राज्य को थोड़ी सी वित्तीय स्वायत्ता थी। केंद्र और राज्यों पर अधिक नियंत्रण। तो हालांकि राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्ता मिली, केंद्र सरकार ने कुछ मामलों में राज्यों पर अधिक नियंत्रण भी बढ़ाया है। तो कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर केंद्र ने क्या करा है? अपना नियंत्रण बढ़ा लिया है। जैसे महात्मा गांधी जैसी जो स्कीमें थी के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए केंद्र ने कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी लागू की हैं और जो है राज्य सरकारों को योजना के फंडों का उपयोग पर अधिक पारदर्शिता बनाए के लिए निर्देशित किया है। ठीक है। तो आप स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस या यहाँ पर इंग्लिश में आ गया है, इसको हम लोग हिंदी में आप लोग लिख लेना। ओके। फिर आपका है संकटग्रस्त राज्यों के लिए सहायता। तो हाल के वर्षों में खासकर प्राकृतिक आपदाओं और महामारी के बाद केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों के लिए विशेष वित्तीय सहायता पैकेजों की घोषणा की है। बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को
प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र के अतिरिक्त भी वित्तीय मदद उन्हें मिलती है। कोविड-19 के दौरान जो है केंद्र सरकार ने राज्य को स्वास्थ्य राहत वगैरह मुहैया करवाई थी। फिर आपको निष्कर्ष क्या लिखना है कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिनमें जीएसटी का लागू होना, वित्त आयोग की सिफारिशें और राज्य को अधिक स्वायत्ता मिलना प्रमुख है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों में संतुलन बनाए रखने के लिए केंद्र का कुछ हद तक नियंत्रण भी हमने देखा। तो इन रुझानों ने भारतीय संघीय ढांचे में वित्तीय प्रबंधन को अधिक सुव्यवस्थित बनाने की कोशिश की है, लेकिन राज्यों के वित्तीय संसाधनों की स्थिति, उन्हें मिलने वाली सहायता अभी भी विकास और वित्तीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। तो निष्कर्ष आप लोग अपने आप से भी बनाकर लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको वो हमारी जो वेबसाइट है hindustanknowledge.com, ठीक है, hindustanknowledge.com से मिल जाएगा। इसको आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे, जो भी फर्स्ट वेबसाइट आएगी वो हमारी वेबसाइट है, वहां से आप लोग अपने पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप लोग हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी पीडीएफ के लिंक होते हैं, वीडियोस के लिंक होते हैं, वो आपको समय से मिलते रहे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अभी पार्ट 3 भी आएगा, तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो समय से आप लोग उन्हें देख सकें और अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अच्छे प्रकार से कर सकें।